बॉलीवुड में ताला लग जाएगा अगर उर्दू को खत्म करोगे। और जो अपना भाषण करते हो आप हाउस के अंदर, जिस उर्दू को बैन करने की बात कर रहे हो, उस वक्त भी आपने 2 मिनट के भाषण में 20 उर्दू के अल्फाज बोले। अब वो कह रहे हैं कि साहब उर्दू जो है मुल्ला मौलवी की जबान है। अब वो वैसे समाज में भाई से भाई को लड़ाते हैं, अब वो भाषा के नाम पे भी लड़ा रहे हैं, बहनों को लड़ा रहे हैं। हिंदी उर्दू संस्कृत तो बहनें हैं आपस में, और उर्दू भाषा का तो जन्म ही उत्तर प्रदेश में हुआ है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हिंदी बगैर उर्दू के चल ही नहीं सकती। SC ST का OBC का कोई बंदा किसी बाबा के, तथाकथित बाबा के पैर छू ले और वो उसको के भाग भाग भाग, उसको जाकर के वो अपना छोटा भाई बताएं तो क्या होगा? कि जो लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं रखते वो कहां बाबा साहब की तस्वीर में विश्वास रखेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। और अभी जाकिया जाफरी साहब का जो निधन हुआ है और उसको लेकर फिर से उनकी यादें ताज़ा हुई, किस प्रकार से उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद जो है कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लेकिन न्याय जो है उस प्रकार से नहीं मिल पाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दानिश साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से माहौल है लेकिन कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो आप देखते हैं? देखिए, जो मोहतरमा जाकिया जाफरी साहिबा ने जो लड़ाई लड़ी वो बड़ी मजबूती से लड़ी अन्याय के खिलाफ, और ये एक इंस्पिरेशन देता है सबको कि अन्याय के आगे आपको झुकना नहीं है, कितने भी दबाव आ गए। वो बात अलग है कि न्याय उनको मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी जंग अपनी आखिरी सांस तक जारी रखी, और ये देश के एक बहुत बड़े वर्ग को जिसको न्याय नहीं मिल रहा है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। हम ऐसी महिला को जिन्होंने सारे ऑड्स के बावजूद अपनी जंग जारी रखी, उनको हम सल्यूट करते हैं। सर, उमर खालिद पिछले 5 सालों से जेल में है। बड़े से बड़े अपराधी न जाने कितने दिन, सबको जमानत मिल जाती है, लेकिन उमर खालिद को जमानत नहीं मिल पा रही है। देखिए, जो भी इस देश में इंसाफ की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, सरकार से सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा जिससे सरकार अनकंफर्टेबल हो, तो उनको कहाँ न्याय मिलेगा? क्योंकि वो एक नौजवान आवाज, एक सेकुलर आवाज थी, इसलिए वो जेल में। सर, कोर्ट के काम करने के तरीकों पे क्या कहेंगे, जिस प्रकार से कोर्ट काम कर रहा है? देखिए, देश की जनता सब देख रही है। ऐसे दौर आते हैं, गुजर जाते हैं। ये नौजवान लोग, ये लोग कुर्बानियां दे रहे हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। हर चीज का रिव्यू होगा। सर, अभी कुंभ हुआ है और कुंभ को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी दी कि जो जैसी भावना से आया उसको कुंभ में वही चीज़ दिखाई दी है, जिस प्रकार सुअरों को गंदगी और गिद्धों को लाश दिखाई दे रही है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये समझता था कि रमेश बिदूड़ी जैसे कुछ दीवाने ही ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाजपा के अंदर इतनी इस लेवल पर बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री के लेवल पर बैठे हुए लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। विपक्ष को वो कह रहे हैं कि गिद्ध और सुअर कह रहे हैं। भाई, जिसको जो दिखता है, कमाल है। कम से कम आप ये अल्फाज यूज करते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए था। कई संत महात्माओं ने, आदरणीय शंकराचार्य जी तक ने कहा, वहां के कुपंथ के खिलाफ वो बोले हैं। तो क्या आप बोल रहे हो? बोलने से पहले मैं तो कहता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए। सर, मीडिया के रोल पे क्या कहना? लेकिन सर, आरोप ये लग रहे हैं कि विपक्ष को सिर्फ नाकामियां ही दिखाई दी, खामियां दिखाई दे रही हैं। आस्था भी तो थी वहां पर। देखिए, भाजपा का मोदी योगी
जी का जो है आस्था में अवसर तलाशना जो है ये उनका पहले से रहा है। उन्होंने कोरोना के दौरान भी जो है आपदा में अवसर तलाशे थे, किसी से घंटी बजवाई, कभी थाली पिटवाई, कभी प्लेट पिटवाई, समझे, और लोग लाशें जो हैं नहीं दिखाई दे रही थी। तो आप आस्था में अवसर मत तलाशिए। जो वहाँ कुप्रबंध हुए उस पर अगर कोई सवाल करता है, चाहे देश में कोई शंकराचार्य सवाल करते हैं, कोई संत महात्मा सवाल करते हैं, या विपक्ष सवाल करता है, विपक्ष का तो काम ही, अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है तो उसको सही रास्ते पे लाना है, तो उसमें क्या गलत है भाई। दानिश जी, सबसे पहले आपके साथ बदजुबानी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन नेताओं की बदजुबानी अभी तक थम नहीं रही और बीजेपी किसी तरीके का एक्शन नहीं लेती। जब बदजुबानी करने वालों की पीठ देश के प्रधानमंत्री थपथपाएं, जो देश के संविधान को तलांजलि देने की बात करते हों, जो कोई अगर कोई शेड्यूल कास्ट का, SC ST का, OBC का कोई बंदा किसी बाबा के, तथाकथित बाबा के पैर छू ले और वो उसको के भाग भाग भाग, उसको जाकर के वो अपना छोटा भाई बताएं, तो क्या होगा। दानिश साहब, क्या लग रहा है, देश 70-75 साल हो गए देश की आज़ादी को, तब से लेकर अब तक हिंदू मुस्लिम और दलित सवर्ण की ये जो लड़ाई है देश में थम नहीं रही है। कुछ सालों बाद या 1-2 साल के अंतराल पे कोई बड़ी सी घटना घटित हो जाती है। क्या लग रहा है, देश लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है? देखिए, लड़ाई ना तो हिंदू मुसलमान की है, ना दलित पिछड़े अगड़े की है। ये लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। जो इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखते, वो लोग इस तरीके की लड़ाई लड़ाने के लिए रात दिन काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं। समाज में कहीं कोई लड़ाई नहीं है। ये कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। बाबा साहेब की तस्वीर हटाना ये किस तरीके का कदम माना जाए? देखिए, जो लोग बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं रखते, वो कहाँ बाबा साहब की तस्वीर में विश्वास रखेंगे। सर, मुल्ला मौलवी जैसे बयान जब विधानसभा में दिए जाते हैं, इसको किस रूप में देखते हैं कि एक वर्ग को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है या इसके पीछे कोई उद्देश्य हो? देखिए, मैंने कहा ना, जब मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो जाए, अब वो कह रहे हैं कि साहब उर्दू जो है मुल्ला मौलवी की जबान है, अब वो वैसे समाज में भाई से भाई को लड़ाते हैं, अब वो भाषा के नाम पे भी लड़ा रहे हैं, बहनों को लड़ा रहे हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत तो बहनें हैं आपस में, और उर्दू भाषा का तो जन्म ही उत्तर प्रदेश में हुआ है, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि उर्दू जो है मुल्ला, अरे अच्छा, उनको पूछिए कि क्या फिराक गोरखपुर बॉलीवुड में ताला लग जाएगा अगर उर्दू को खत्म करोगे। और जो अपना भाषण करते हो आप हाउस के अंदर, जिस उर्दू को बैन करने की बात कर रहे हो, उस वक्त भी आपने 2 मिनट के भाषण में 20 उर्दू के अल्फाज बोले। आप हिंदी बगैर उर्दू के चल ही नहीं सकती। इतने ऐसे शब्द हैं हिंदी में कि वो उर्दू के शब्द हैं, हिंदी में शब्द ही उपलब्ध नहीं है। सर, कारण क्या है इस तरह के बयान सर लगातार आते रहते हैं? सर, अभी जल्दी रिसेंटली देखिए, ये क्या है कि उनको सूट कर रहा है। लोग जो हैं अपने रोजगार पर ध्यान ना दें, नौजवान जो बीजेपी के एंटी पीपल पॉलिसीज़ हैं उस पर सवाल ना उठाएं, इसलिए हिंदू मुसलमान करते रहो, इसलिए करते रहो। अब आप देखिए ना, 65 करोड़ का आंकड़ा आ गया गिनीज बुक में। सर, 2-3 भाई, हम एक बात तो सुनिए, मैं अभी गांव से आ रहा हूँ, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा हूँ। मेरे पास आज ही जो है करीब 1.5 दर्जन प्रधान बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, और हिंदू डोमिनेटेड गांव के प्रधान थे उत्तर प्रदेश के, मेरे क्षेत्र के अमरोहा के। मैंने पूछा भी आपके गांव से कितने लोग हैं? बोले साहब, किसी ने 3 बताया, किसी ने 2 बताया, किसी ने 5 बताया। 3-3 हज़ार आबादी के गाँव। अब उत्तर प्रदेश से का जब ये है तो साउथ के तो कितने लोग आए होंगे। मतलब नहीं, रेलवे ने कितना कैटर किया, आज ही कोई खबर छपी है, रेलवे ने शायद कितना
3 करोड़ या कितना कुछ 3 करोड़ का कुछ किया। तो अब रेलवे से 3 करोड़, बाकी के पैदल पहुंच गए लोग, बाकी पैदल। तो आंकड़े के मामले में तो इनका जो है इतिहास रहा है। इन्होंने तो जीडीपी के आंकड़े बदल दिए, तो ये तो कुंभ के आंकड़े हैं। मृत्यु के आंकड़े भाई वो तो हमेशा छुपाया, इन्होंने कोरोना में छुपाया, यहाँ भी छुपाया। ये तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सर, चुनावी आंकड़ों की भी बात चल रही है। अब जो है ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है विश्वसनीय नहीं है। ट्रंप को बहुत मानते हैं 21 मित्र, तो कम से कम विपक्ष की बात ना मानो, मित्र की बात मान लो अपने। $21 मिलियन सर, उस पे क्या कहेंगे जो एक बयान आया था? अब ये तो बड़ा अजीब है, मतलब सरकार क्यों चुप है कि मोदी जी को, बीजेपी को इलेक्ट कराने के लिए $21 मिलियन आ गया मोदी जी की सरकार में है? किसके पास आया वो? अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सरकार क्यों चुप है? क्या कर रही है सरकार हमारी? ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे दानिश अली साहब, और जिस प्रकार से उन्होंने अभी के वर्तमान समय में जो हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की और बताया कि अब जो है क्या हालात हैं देश के। और ट्रंप भी ईवीएम को लेकर बयान दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान कुंभ को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि जो जैसी भावना से आया है उसको वैसा ही दिखाई दिया। तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि शंकराचार्य ने भी जो है कुव्यवस्था के बारे में, जो कुप्रबंधन के बारे में बात की, तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।